18th सेंचुरी में जॉन माइकल ने सबसे पहले इस बात को डिस्कवर किया कि यूनिवर्स के अंदर कहीं कहीं कुछ जगहों पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो लाइट को भी वहाँ से एस्केप ना करने दे। और फिर ठीक एक सेंचुरी के बाद 1950 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर इस बात को डिस्कवर किया कि ग्रेविटी लाइट की मोशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और इसके ठीक एक साल के बाद यानी कि 1916 में कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने इस बात को एडमिट किया कि आइंस्टाइन ने जो अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर ये पॉइंट डिस्कस किया है कि ग्रेविटी लाइट की मोशन के ऊपर इन्फ्लुएंस रखती है, वो बिल्कुल ठीक। और लेटर ऑन 1958 के अंदर इसी बात को डिस्कस करते हुए डेविड फिंकलस्टीन ने अपनी पब्लिकेशन के अंदर पहली मरतबा ब्लैक होल का वर्ड इस्तेमाल किया। तो अगर बात की जाए ब्लैक होल के साइज़ की, तो ब्लैक होल साइज़ के अतबार के बहुत सारी टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन 3 तरह के टाइप्स यहाँ पे समझना वो बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 है एटॉमिक साइज़ ब्लैक होल। अब फिज़िकली तो ये एटम के साइज़ के हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर मैस जो है वो एक माउंटेन के मैस के बराबर हो सकता है। नंबर 2 पे आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स। अब इनका मैस सन के मैस के एटलीस्ट 20 टाइम्स होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और तीसरे नंबर पर आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। इनके अंदर जो मैस होता है वो सन के मैस के एटलीस्ट 1 मिलियन टाइम्स होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। हमारी अपनी गैलेक्सी के अंदर जो सैजिटेरियस ए नामी एक ब्लैक होल है, उसका मैस सन के मैस के 40 मिलियंस टाइम्स जो है वो ज़्यादा मैस है। अब आमतौर पे ये बात सुनने को मिलती है कि जी ब्लैक होल किसी भी चीज़ को अपने अंदर निगल जाते हैं, खा जाते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी यूनिवर्स जो है वो बहुत तेज़ स्पीड के साथ एक्सपेंड कर रही है। तो ये चीज़ें, सूरज, चाँद, सितारे, ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे सन की जगह पे उसी के मैस के बराबर एक ब्लैक होल रख दिया जाए, तो हमारी अर्थ बिल्कुल सेम ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगी जो सन की वजह से हमारी अर्थ ग्रेविटी एक्सपीरियंस करती है। हाँ, अलबत्ता उस ब्लैक होल का मैस सन के मैस से अगर बढ़ा दिया जाए, 2, 3, 4 टाइम्स कर दिया जाए, तो फिर चांसेस हैं कि हमारी अर्थ उस ब्लैक होल की तरफ मूव करना शुरू कर दे। अब अगर हम बात करें ब्लैक होल की फॉर्मेशन की, तो इनमें से जो 2 टाइप्स हैं, एटॉमिक साइज ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स ही क्रिएट हुए थे और इसके बारे में ज़्यादा कोई रिसर्च चीज़ मौजूद नहीं है, इसलिए उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जो स्टेलर ब्लैक होल हैं उनके बारे में बहुत सारी रिसर्चेज़ और पेपर्स मौजूद हैं। एक स्टार जब वो अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो वो अपने ही सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और उसका साइज़ और वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता इतना कम हो जाता है कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो एक धमाके से, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से फट जाता है और उसकी जगह पे एक ब्लैक होल वजूद में आता है। इसको हम बोलते हैं स्टेलर ब्लैक होल। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे ब्लैक होल्स के कुछ पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है इवेंट होराइजन। ये ब्लैक होल का वो हिस्सा है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है बाउंड्री ऑफ नो एस्केप, यानी कि ये ब्लैक होल की वो बाउंड्री है कि जहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वजह से पहुँच जाता है तो उसका वहाँ से बाहर आना, वापस आना तकरीबन नामुमकिन है। आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर एक चीज़ ये डिस्कस की थी कि मान लें एक ऑब्जर्वर दूर खड़ा ब्लैक होल के पास किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर मौजूद है और उस ऑब्जेक्ट के पास एक क्लॉक भी मौजूद है। तो जो दूर खड़ा ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, उसके लिए वो क्लॉक उसको स्लो चलती हुई नजर आए, यानी कि ब्लैक होल के पास या इवेंट होराइजन के पास टाइम जो है वो स्लो हो जाता है। ये आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी के अंदर प्रेडिक्ट किया। जो ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन पर मौजूद है उसको तो अपना क्लॉक नॉर्मल चलता हुआ नज़र आएगा, उसकी मोशन नॉर्मल महसूस होगी, लेकिन दूर खड़े ऑब्जर्वर के लिए वो चीज़ स्लो हो जाएगी, क्योंकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आइंस्टाइन ने ये बताया था कि जिस तरह से ग्रेविटी लाइट को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक उसी तरह से ग्रेविटी टाइम को भी इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी टाइम, वक्त उतना ही स्लो चलना शुरू हो जाएगा। ना सिर्फ फिज़िकल क्लॉक हमें स्लो चलता हुआ नज़र आता है, बल्कि वो ऑब्जेक्ट अगर कोई जानदार हो तो उसके अंदर होने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वो भी स्लो हो जाएंगे।
यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ज़िंदा ऑब्जेक्ट की जो एज है वो भी स्लो होना शुरू हो जाएगी। और एक और पॉइंट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने ये डिस्कस किया था कि वक्त के इस तरह स्लो हो जाने को टाइम डायलेशन का नाम दिया जाता है। और साथ एक चीज़ उसने ये भी डिस्कस की, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकती, तो जो दूर खड़ा ऑब्जर्वर होगा जो कि इवेंट होराइजन पर मौजूद किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको वो ऑब्जेक्ट फेड होता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को लाइट की वजह से देख रहा है, यानी कि लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़कर उसकी आंख में जाएगी तो वो उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकराने के बाद उस ऑब्जर्वर की आंखों में जाने की बजाय ब्लैक होल की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, तो उस ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट फेड होता हुआ नजर आएगा और विद इन नो टाइम वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर की आंखों से ओझल हो जाएगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में गिर जाएगा, ब्लैक होल के सेंटर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब हम बात करते हैं ब्लैक होल के दूसरे पार्ट की, जिसका नाम है एक्सर्शन डिस्क। ये एक ऐसी डिस्क है कि जिसके अंदर सुपर हीटेड गैसेज और डस्ट के पार्टिकल्स इतनी तेज स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, फ्रिक्शन और टर्बुलेंस की वजह से इनके अंदर से एक्स रेज, गामा रेज और रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती हैं। अब यही रेज जो हैं वो हमें एक ब्लैक होल की लोकेशन के बारे में बताती हैं कि एग्जैक्टली एक ब्लैक होल किस लोकेशन पे लोकेटेड है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डिस्क के पास पहुंच जाता है तो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट भी इस डिस्क की रोटेशन की डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। क्योंकि यहाँ पे गैसेस और पार्टिकल बहुत तेज स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट भी उतनी ही स्पीड के साथ मूव करना शुरू करेगा। और इतनी तेज स्पीड पे जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, वो ऑब्जेक्ट भी मैटर से एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, और उसी डिस्क की डायरेक्शन में वो बहुत तेज स्पीड के साथ गैसेज और इन डस्ट पार्टिकल्स के साथ मूव करना शुरू कर देगा। अब हम बात करेंगे ब्लैक होल के तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से के बारे में, जिसका नाम है सिंगुलैरिटी। ये ब्लैक होल का सेंट्रल पॉइंट है, एग्जैक्टली सेंटर, जहाँ पे सारे के सारे ब्लैक होल का मैस लाइक कर रहा होता है। इसी की वजह से इसका नाम सिंगुलैरिटी रखा जाता है। अब वीडियो के शुरू में तो हम साइजेस के लिहाज से ब्लैक होल को 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से ब्लैक होल्स और भी बहुत सी टाइप्स के हो सकते हैं, जिनमें अगर मैं जिक्र करूं तो कुछ ब्लैक होल्स रोटेटिंग होते हैं और कुछ ब्लैक होल्स नॉन रोटेटिंग होते हैं। अब नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल्स क्या होते हैं? नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल्स वो होते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन को क्रॉस करके आगे मूव कर जाता है तो वो ऑब्जेक्ट सिंगुलैरिटी पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और विद इन नो टाइम वो ऑब्जेक्ट क्रश होके उसका मैस भी ब्लैक होल के टोटल मैस में ऐड हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें रोटेटिंग ब्लैक होल की, तो ये ब्लैक होल्स ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं कि जिनमें अगर कोई ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन को क्रॉस करके ब्लैक होल की तरफ, सिंगुलैरिटी की तरफ मूव करना शुरू करे, तो यहाँ पे रिसर्चर्स का कहना है कि एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा पॉसिबल है कि वो सिंगुलैरिटी पॉइंट यानी कि सेंट्रल पॉइंट की तरफ मूव ना करे, बल्कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो ऑब्जेक्ट एक वार्म होल को एक्सपीरियंस करना शुरू कर सकता है। यानी कि वार्म होल एक ऐसे पाथ्स होते हैं यूनिवर्स के अंदर के जिसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर जाए तो वो एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में विद इन नो टाइम ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे जो रोटेटिंग ब्लैक होल्स हैं उनके सेंटर में एक वार्म होल जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है कि एक ऑब्जेक्ट जिसने इवेंट होराइजन को क्रॉस किया और वो सिंगुलैरिटी में क्रश होने की बजाय एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दे। यहीं पे एक दूसरी पॉसिबिलिटी रिसर्चेस की ये भी है कि वो एक वार्म होल को एक्सपीरियंस अगर ना करे तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वो एक क्लोज टाइम लाइक कर्व को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दे, यानी कि एक ऐसा कर्व कि जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट फंस जाए। यानी कि अगर वो एक पॉइंट से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल करे और घूम फिर के वापस वो उसी पॉइंट पे आ जाए, तो इस तरह का जो कर्व बनेगा, हाइपोथेटिकल कर्व बनेगा, उस कर्व का नाम क्लोज टाइम लाइक कर्व रखा जाता है। और एक दफ़ा कोई ऑब्जेक्ट अगर इस क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व में फंस गया तो वो हमेशा उसी पाथ के ऊपर ट्रैवल करता रहेगा और बार बार घूम फिर के एक ही पॉइंट पे वापस पहुंच जाएगा। जहां तक बात है ब्लैक होल्स की ग्रोथ की, तो ये कहा जाता है कि
एक दफ़ा जब एक ब्लैक होल बन जाता है तो वो अपने इर्द गिर्द के मैस को अपने अंदर अट्रैक्ट करके अपने आप को ग्रो करता रहता है और अपने साइज को बढ़ाता रहता है। ये कॉन्सेप्ट स्टेलर ब्लैक होल्स के लिए तो वैलिड है, लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और एटॉमिक साइज ब्लैक होल, इनके बारे में ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। इनकी ग्रोथ किस तरह से होती है, ये एक ओपन रिसर्च अभी तक चल रही है। जैसे ही इसके ऊपर कोई मज़ीद रिसर्च आएगी तो वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसी में मज़ीद ऐड ऑन करते हुए 1974 में स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि ब्लैक होल्स कम्प्लीटली ब्लैक नहीं हैं, बल्कि ये हर वक्त कुछ न कुछ थर्मल रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। इन रेडिएशंस को स्टीफन हॉकिंग्स ने हॉकिंग रेडिएशंस का नाम दिया था। स्टीफन हॉकिंग्स का मज़ीद कहना यह था कि जो स्पेक्ट्रम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का होता है, सेम उसी तरह का स्पेक्ट्रम ब्लैक होल्स का भी होता है। अगर स्टीफन हॉकिंग की इस बात को सच मान लिया है तो उसके मुताबिक एक ब्लैक होल जो थर्मल रेडिएशन एमिट करता है वो ऑब्वियसली सबब बनता है ब्लैक होल के मैस के लॉस का, यानी कि जैसे जैसे रेडिएशंस एमिट होती जाएं ब्लैक होल्स का मैस वैसे वैसे कम होता है। यानी कि स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक सरफेस ग्रेविटी का टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉस ऑफ द मैस के अंदर, यानी कि जितना ज़्यादा रेडिएशंस एमिट होंगी उतना ब्लैक होल का मैस जो है वो कम होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि ब्लैक होल कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा। ये स्टीफन हॉकिंग का कहना था। जबकि श्वार्ज़शील्ड के मुताबिक इन दोनों चीज़ों के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, यानी कि सरफेस टेम्परेचर और लॉस ऑफ मैस वो इन्वर्सली वेरी करते हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा रेडिएशंस निकलेंगी उतना कम ब्लैक होल का मैस लॉस होगा। अब इन दोनों में से कौन ठीक है और कौन गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।